दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने सिर्फ अपना एक फैसला बदलकर, सिर्फ ऑयल खरीदने का तरीका बदलकर 17 बिलियन डॉलर बचा लिए हैं। भारत की जनता को वो फुल डिस्काउंट पास नहीं हुआ। रिफाइनरीज ने मार्जिन्स रिटेन किए, मतलब जनता को पेट्रोल 65 रुपीज पर लीटर नहीं मिला, 95 रुपीज पर लीटर ही मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एंकर कशिश। लगभग 2 लाख करोड़ ये पैसा कहीं से आ नहीं गया, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक मूव का नतीजा है। और ये मूव सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसी चाल थी जिसने वॉशिंगटन को हिलाकर रख दिया, मॉस्को की जिंदगी बदल दी और दुनिया के सारे एनर्जी मार्केट्स को एक नई दिशा दिखाई। और एनालिस्ट यहां तक कहते हैं कि भारत ने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को बचाया है। जी हां, हाउ इंडिया सेव द एनर्जी मार्केट विद रशिया ऑयल इंपोर्ट, ऐसी हेडलाइंस पूरी दुनिया में गूंज रही है। सबसे पहले पिक्चर थोड़ी क्लियर करते हैं। 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो चुकी थी, तब अमेरिका और यूरोप ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए। नतीजा, ऑयल प्राइसेस एकदम से शूट कर गए, लगभग $130 पर बैरल तक। दोस्तों, हम दुनिया के 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर हैं और हमारी इकोनॉमी का इंजन चलता है पेट्रोल, डीजल, गैस पर, और वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है ग्लोबल मार्केट पर। इन शॉर्ट, हम ये रेट अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम स्काई रॉकेट हो जाते, आम आदमी की जेब खाली हो जाती। नतीजा, इन्फ्लेशन आसमान छूते। यही सिचुएशन थी 2022 में। हर तरफ पैनिक था। यूरोप रशिया से ऑयल लेना बंद कर रहा था और अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा था। ऑयल सप्लाई स्क्वीज हो गया था और भारत के सामने एक सवाल खड़ा था, हाउ डू वी फ्यूल 1.4 बिलियन पीपल, जब दुनिया का मार्केट आग में झुलसा हुआ था। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया भर में एक नैरेटिव बन गया था, डोंट बाय रशियन ऑयल, स्टे विद वेस्ट, रशिया को आइसोलेट करो। 2021 तक भारत अपना ज्यादातर ऑयल मिडिल ईस्ट से खरीदता था, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई से। रशिया का शेयर हमारे ऑयल इंपोर्ट में कितना था? 1 या 2%, मतलब लगभग नेग्लिजिबल। फिर आया 2022, जब वेस्ट ने रशियन क्रूड को बॉयकॉट करना शुरू किया। रशिया के पास बायर्स की कमी हो गई, प्राइसेस गिरने लगे और भारत ने वही देखा जो दूसरे देश नहीं देख पाए, एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी। हमारे पॉलिसी मेकर्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना रशियन ऑयल को ही प्रायोरिटी दी जाए, चीप, डिस्काउंटेड और रेडीली अवेलेबल। रिस्क था लेकिन रिवॉर्ड और भी बड़ा था। रिजल्ट, सिर्फ 1 साल में पिक्चर चेंज हो गई। 2022 के एंड तक रशिया भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया और 2025 तक ये शेयर 36% तक पहुंच गया, मतलब जहां पहले 2% था, अब 36 तक पहुंच गया। ये इतना बड़ा जंप था कि इंटरनेशनल एनालिस्ट ने इसे नाम दिया ऑयल पिवोट का। ये कहानी सिर्फ वॉल्यूम की नहीं थी, ये कहानी थी डिस्काउंट की। जब यूरोप और अमेरिका ने रशिया से मुंह मोड़ लिया तो मॉस्को के पास एक ही ऑप्शन था, बायर्स को अट्रैक्ट करना डिस्काउंट्स देकर। और भारत ने वही बारगेन स्ट्राइक किया। क्या आप जानते हैं एवरेज डिस्काउंट कितना था? लगभग $13 पर बैरल। मतलब कि अगर ब्रंट क्रूड $100 पर बैरल था तो भारत रशियन क्रूड $87 पर बैरल में ले रहा था। अब सोचिए, एक टैंकर में होता है 2 मिलियन बैरल, मतलब भारत को एक ही शिपमेंट में लगभग $26 मिलियन की बचत हो रही। और ऐसी शिपमेंट्स महीने की दर्जनों आनी थी। 2022 से 25 के बीच यही सब डिस्काउंट्स मिलकर भारत को $17 बिलियन की सेविंग्स देते हैं। और ये सिर्फ सेविंग है, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स अलग ही स्टोरी है। और अब बात करते हैं इस मूव के ग्लोबल इंपैक्ट की। जब भारत ने रशियन ऑयल लेना शुरू किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। वेस्ट के मीडिया में हेडलाइंस आई, इंडिया इज फंडिंग पुतिन्स वॉर, इंडिया अंडरकट्स वेस्टर्न सैंक्शंस, दिल्ली चूजेस चीप ऑयल ओवर ग्लोबल मोरालिटी। लेकिन भारत ने क्लियर जवाब दिया कि हम अपनी जनता के लिए ऑयल खरीद रहे हैं। अफोर्डेबल एनर्जी हमारे लिए कंपल्शन है, चॉइस नहीं। और सच कहें तो अगर भारत रशियन ऑयल नहीं खरीदता तो वो ऑयल मार्केट में और कहीं जाता ही नहीं, रशिया को बायर्स मिलते ही नहीं और प्राइसेस और ऊपर चले जाते, मतलब दुनिया भर के कंज्यूमर्स को और महंगा ऑयल मिलता। यहीं पर भारत की बोल्डनेस एक विन विन क्रिएट करती है। भारत को चीप ऑयल मिलता है और दुनिया भर की मार्केट
कोलैप्स होने से बच जाती है। लेकिन दोस्तों ये चाल उतनी सिंपल थी नहीं जितनी दिख रही थी, क्योंकि एक तरफ भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर था अमेरिका और दूसरी तरफ रशिया, जिससे भारत का डिफेंस और एनर्जी रिलेशन पुराना है। अमेरिका ने बार बार प्रेशराइज किया कि स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, लेकिन इंडिया ने साफ जवाब दिया कि हमारी जरूरत सबसे पहले है, हम वेस्ट के डिक्टेट पर नहीं चले। ये स्टैंड दुनिया के लिए एक शॉक था। पहली बार भारत ने अपनी जरूरत को ओपनली ऊपर रखा था, बिना किसी वेस्ट अप्रूवल के, और इसीलिए इसे कहा गया इंडियाज बोल्ड मूव। वेस्ट के एक्सपर्ट्स ने कहा कि इंडिया अपना शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख रहा है, लॉन्ग टर्म रिस्क नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका नाराज हो गया तो ट्रेड वॉर हो सकती है। लेकिन भारत के इकोनॉमिस्ट ने जवाब दिया, पहली बात हमने अपना फॉरेक्स रिजर्व बचाया, दूसरी बात इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, और तीसरी बात हमने अपनी जनता के लिए फ्यूल प्राइसेस को स्टेबल रखा। तो मोरालिटी के नाम पर अगर भारत अपने लोगों को 150 रुपए पर लीटर पेट्रोल देना शुरू कर देता तो क्या ये रिस्पॉन्सिबल डिसीजन होता? और सबसे बड़ी बात, इस मूव ने भारत की एक अलग इमेज क्रिएट की, एक ऐसी इमेज, एक ऐसा देश जो अपनी इकोनॉमी, अपनी जनता, अपनी जियोपॉलिटिक्स के लिए बोल्ड स्टेप्स ले सकता है। 2022 में एयरलाइंस फ्यूल कॉस्ट 40% बढ़ गया था। अगर क्रूड $150 तक जाता तो टिकट्स 3 गुना महंगे हो जाते। लेकिन इंडिया के इस मूव से मार्केट बैलेंस रहा, प्राइसेस इन्फ्लेटेड जरूर हुए, लेकिन डिजास्टर सिनेरियो अवॉइड हुआ। क्रूड के रेट फूड ट्रांसपोर्ट पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं। अगर इंडिया ने ऑयल एब्जॉर्ब ना किया होता, व्हीट और राइस के कॉस्ट डबल हो जाते और इसका बर्डन अफ्रीका और साउथ एशिया के पुअरेस्ट नेशंस पर गिरता। पर इस सब के बाद भी सब पॉजिटिव नहीं था। क्रिटिक्स ने कहा कि इंडिया ने रशियन क्रूड रिफाइन करके यूरोप को बेचा और इस प्रोसेस में प्रॉफिट मार्जिन्स बनाए। क्या ये मॉरल है या सिर्फ बिजनेस? दूसरा क्रिटिसिज्म है भारत की जनता को वो फुल डिस्काउंट पास नहीं हुआ। रिफाइनरीज ने मार्जिन्स रिटेन किए, मतलब जनता को पेट्रोल 65 रुपीस पर लीटर नहीं मिला, 95 रुपीस पर लीटर ही मिला। तो फायदा किसको ज्यादा हुआ, कॉर्पोरेट्स को या सिटीजन्स को? क्रिटिक्स चाहे कुछ भी कहे, लेकिन यहाँ एक अनडिनायबल फैक्ट है कि इंडिया के इस स्टेप ने ग्लोबल कोलैप्स को रोका। लेकिन असल में दोस्तों $17 बिलियन की सेविंग तो सिर्फ एक हेडलाइन थी। इस मूव का असली इंपैक्ट था ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी। जय हिंद।